Assalamualaikum. Good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? हैप्पी मंडे ज़ुहैब। कितने अच्छे हैप्पी मंडे और कितने अच्छे लग रहे हैं लोग सारे जो बैठे हुए हैं अभी स्क्रीन के आगे नजर आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं जी। आज शो में कहते हैं खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। कराटे की दुनिया में एक जगमगाता सितारा भी होगा हमारे साथ। सियासी हलचल से भी करेंगे आपको आगाह और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात से भी आपको करेंगे बाखबर। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन समिट में क्या कुछ हुआ, इसका भी मुख्तसर अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और शो के आखिर में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक ख़ास ज़बरदस्त खातून से। तो जुड़िए रहिए राइज एंड शाइन के साथ। और आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात बहुत अच्छी है जी। डू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद टॉक्सिक पीपल। It's better to be alone and love yourself than to be surrounded by people that make you hate yourself. आपको पता है ना, कुछ लोग बहुत मुश्किल बना देते हैं कि भाई आपको प्यार करना बहुत मुश्किल है, आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली वो मुश्किल उनके अंदर है। तो आप टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूर पॉजिटिव एनर्जी और वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो है एग्जिस्ट करती है, ये इसका बड़ा असर भी होता है। देखिए, इसलिए हम पॉजिटिव लोगों के साथ हैं। बिल्कुल आपकी शख्सियत पर। बिल्कुल। अच्छा जी, तो अच्छी बात भी हो गई। टॉप स्टोरी हमारी, सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का खत नजरअंदाज कर दिया गया। बुकला की एहतजाज की धमकी भी काम नहीं आई है और नए जजेस का ड्यूटी रोस्टर आ गया है। दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर 3 जजेस भी आज से दस्तयाब होंगे। 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस, 13 सिंगल बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है। मुखला तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान किया गया है। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया है और इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि अगर कोई काम आइन के खिलाफ किया गया हो तो उसके बारे में आप हमें बताएं। ये तो आइन में लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 200 है, आइन का आर्टिकल 200 है, जिसके तहत हमने एक काम किया है। तो गैर आइनी कोई काम नहीं है इसमें, तो इसमें एहतजाज की सूरत हाल बनती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन और फिर इसके साथ साथ मुखला तंजीमें भी इस पर एहतजाज कर रही हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि आइन के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। सवाल उठाया कि क्या आला अदलिया के जजेस साहिबान ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर ऐसा है तो क्या आर्टिकल 200 जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या आर्टिकल 200 पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हुकूमत ये कह रही है कि आइन के मुताबिक है जो हमने किया है। अच्छा, लेकिन मुझे उसका परसेप्शन जो बन रहा है उसको भी ज़रा देखना होता है ना। एक चीज़ आइन के मुताबिक है, लेकिन उसके बारे में क्या परसेप्शन, उसकी टाइमिंग क्या है, बेलाफाइदी के तहत किया है नहीं किया, तो लोगों की अपनी अपनी राय इस पर हो सकती है। तो इसलिए वो जो अदालती जो तंजीमें, वो जो तंजीमें हैं मुखला बरादरी, देखिए लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बुफे टेबल लग रहा है जिससे पिक एंड चूज किया जा रहा है। बस वो इस तरीके की ज़ाहिर तासुरात बना है। तो ये पहली टॉप स्टोरी हमारी। दूसरी टॉप स्टोरी, कुरब में क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। अबायदीन की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। पारा चिनार में अमन मुआहदे के तहत बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी है। लोअर कुरम और दीगर इलाकों में मज़ीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 22 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। बिल्कुल। तो वो जो अमन मुआहिदा हुआ था उस पर अब अमल दरामद हो रहा है, बंकर्स को मिसमार किया जा रहा है जी। और वो जो सारी चीज़ें भी नहीं लोगों तक पहुंच रही थी, अब वो भी सारी थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी। इस किस्म के नोगो एरियाज ऐसे इलाकों में होते हैं और उन नोगो एरियाज का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर 2 बड़ों की बैठक हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त बातचीत की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने पर भी इस पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमती अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया है और वहीं पर
मामला पहुंचे हुए हैं कि ऑपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो पार्लिमानी कमेटी बनाने पर इसरार कर रहे हैं। तो यहीं पर अभी मामला अटका हुआ है। वही हेडलॉक है जहाँ पे बिल्कुल हम ऐसे। पिछले फ्राइडे छोड़ के गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे। अब जी मेरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। बड़ी कशमकश और गहमा गहमी है जी। ये खातून है अमेरिकन जो आई हैं, पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आई थी। अमरीकी खातून जिना हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं अब वो, और उनकी रिपोर्ट में जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम आया है। डॉक्टर्स ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सजेस्ट कर दिया है। मेडिकल हिस्ट्री अवेलेबल ना होने के बायस फौरी असेसमेंट मुमकिन नहीं है। खातून में मुमकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी लग रही हैं। खातून के मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। तो देखिए ये जो मेंटल प्रॉब्लम लग रही है वो तो हम शुरू से समझ रहे हैं कि थोड़ी है इंस्टेबिलिटी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो उनका जो रवैये जो है वो मुख्तलिफ हो रहे हैं। और उनके काफ़ी चीज़ें मंजरे आम पे आई हैं और हम तब मतलब आई डोंट नो, दिस इज जस्ट सो फनी, यू नो। ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साथ। और ये खातून और ये आपको पता है ना, ये भी कहने में आ रहा है कि ये 3 महीने कबल पाकिस्तान में रही हैं। अक्टूबर से वो पाकिस्तान में थी, लेकिन जब उनका वीज़ा एक्सपायर होने की तरफ आया तो उन्होंने ये सारा जो है डंडोरा पीटा है। और आज उनको, और उसमें रमजान छिपा वाली भी आपने देखी ना एपिसोड जो उनके साथ थी, उनको खाना खिलाने लेके गए फास्ट फूड के चेन में, और उसके बाद वो कुछ ज़्यादा बात कर रहे थे तो उन्होंने उनको भी शटअप कॉल दी रमजान छिपा को कि यू टॉक टू मच, एनफ ऑफ इट। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है वो चीज़ें। तो जी ये छक्का तो मार दिया है खातून ने। अब असली क्रिकेट के पे चलते हैं कि पाकिस्तानी अब ये छक्के चौके मार रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या नहीं, टीम क्या सिलेक्ट हुई है क्या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है और 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद होगी। पीसीबी के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद तब्दीली की इजाजत सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से ही होगी। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कराची और लाहौर में होने वाली सैफरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है। जो ऐलान किया टीम में उसमें स्क्वाड में है खिलाड़ी, दिखाइए जरा कौन कौन से। जी बिल्कुल, तमाम तर खिलाड़ी हैं। साइम अयूब का तो हमें जैसे पता ही है कि वो टीम से आउट हो गए। तो अब इससे बात करते हैं। हमारे साथ आज हैं याया हुसैनी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे साथ रहते हैं शो पे ही। अस्सलाम वालेकुम याया, आपको वेलकम करते हैं शो में आज राइज एंड शाइन पे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सरवत, बहुत शुक्रिया आपका। और सुहेब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए याया, पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी होगी? हमें क्या लेके बैठना चाहिए? हैप्पी फ्लैग, सैड फ्लैग? और आपको क्या लग रहा है ये सिलेक्शन सही हुई है? सरवत देखिए, बात दरअसल ये है कि आप जब ट्रैवल करने का प्लान करते हैं ना, तो होता ये है कि आप चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एयरलाइन जो है उसका इंतखाब किया जाए। ऐसे ही है। और अब 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आप बेस्ट एयरलाइन का इंतखाब ना कर सकें, एक वजह बनती है कि जिन डेट्स में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उन डेट्स में वो बेस्ट एयरलाइन जो है उसकी सीट्स अवेलेबल ना हो। और दूसरी वजह ये बनती है कि वो जो बेस्ट एयरलाइन है उसके फेयर उन डेट्स में इतने ज्यादा हो कि अगर आपने एडवांस बुकिंग ना कराई हुई हो तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो आम अंदाज में एक आम आदमी बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन होता है तो पान की खोखे से लेकर फुटपाथ तक, चाय के ढाबे तक, एक आम आदमी जो है वो पाकिस्तान की 15 में से 12 रुकनी टीम बना लेता है। सिर्फ 3 खिलाड़ी होते हैं वो आगे पीछे। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं जिस हद तक इस खेल के साथ एसोसिएट हूँ, इस खेल के इन आउट्स को जानता हूँ, अगर एक आम आदमी के आप सोच के साथ देखें
तो इस टीम में बहुत से खिलाड़ियों को होना चाहिए था जो नहीं है, और बहुत से खिलाड़ी जिनको नहीं होना चाहिए था वो हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं एक वजह आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मेरी तहकीक के मुताबिक हमने टटोला इमामुल हक का, क्योंकि आपके जो सिलेक्टर हैं असद शफीक साहब बड़े मासूम से हैं, लेकिन इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए बंदे को कि हर जगह फिट हो जाए। तो असद शफीक इस टाइप के हैं। उन्होंने एक बड़ा फनी सा वीडियो किया माजरत पीसीबी की तरफ से वो वीडियो आया, और उसमें कहा यह गया, असद शफीक साहब फरमा रहे हैं कि जी जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं तो हम ऐसी टीम मुंतखब करते हैं जिसमें तजुर्बा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जनाब उन तजुर्बेकार खिलाड़ियों को रखा है। तो अब असद शफीक से कोई पूछे कि ये तजुर्बा है आपका कि 2 विकेट लेने वाले खुजदिल शाह को आपने टीम में डाल दिया, आपने 2 आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाले मोहम्मद हसनैन को टीम में रखा हुआ है जो 2019 के वर्ल्ड कप में थे, बगैर मैच खेले आ गए। 22 के वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में थे, बगैर मैच खेले आ गए। आप फिर उनको आपने टीम में डाल दिया है। कोई आपसे ये पूछे कि बगैर एक रोजा मैच खेले हुए आपने उस्मान खान को कैसे टीम में डाल दिया, तो ये नहीं बनता। आपने कौन से तजुर्बे की बुनियाद पर जो है फहीम अशरफ को, जिन्होंने 34 एक रोजा मैच 36 आउट किए हैं, 224 रन बनाए, कौन सी गीदर सिंह है कि वो टीम में आ गए, और 3000 रन 9 सेंचुरियों के साथ बनाने वाले इमामुल हक को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। तो जो हम पहुंचे नतीजे पे और जो इत्तलात हमारे पास आई, इमामुल हक पावरफुल कैंडिडेट थे, लेकिन उनको टीम में ना रखने की 2 वजूहत बनी। एक उनका एटीट्यूड, एक उनका डिसिप्लिन, और दूसरा उनका फिटनेस का इशू। हुआ कुछ इस तरह के लास्ट मंथ जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में थी तो इस्लामाबाद क्लब में एक सैरोजा मैच था वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान शाहीन्स का, जिसमें इमामुल हक को कप्तान बनाया गया। अब आप बताइए कि इमामुल हक साहब जो हैं वो मैच के तीसरे दिन ग्राउंड पे ही नहीं थे, वो टीम के कैप्टन हैं। और जो शाहीन ने दूसरी इनिंग ओपन किया उसमें हुरैरा, जिन्होंने मुल्तान में डेब्यू किया वेस्ट इंडीज किया गया, उन्होंने उमैर बिन यूसुफ के साथ इनिंग ओपन किया। तहकीक करने पर पता ये चला कि इमामुल हक साहब जो हैं उन्होंने कोच उमर गुल को ये कहा कि जी मैंने बोर्ड से इजाजत ले ली है, मेरा नाम टेस्ट टीम में आ गया है, तो मैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑन द वे अब मुल्तान जाना है। तो उस टेस्ट मैच में तो हुरैरा भी खेले, वो तो टीम के साथ थे, वो तो पूरा मैच खेले। और इमामुल हक ने ये भी वजह पेश की कि जी वो बाय रोड आए हैं लाहौर इस्लामाबाद से, तो वो बाय रोड जाएंगे। अगर वो किसने कह दिया था उनको, उन्हें खेले भी नहीं, किसने कह दिया था उन्हें, खबर गलत किसने दे दी थी उनको? नहीं टीम में थे ना, वो स्क्वाड में थे वो। अच्छा। तो हुआ ये कि फिर वो चले गए, वो मैच के तीसरे दिन थे नहीं। अब सिलेक्शन कमेटी इस पर बड़ी चिराग पाया, उन्होंने कहा ये क्या तरीका कार है भाई, आप कप्तान आपको बनाया गया और आपने जो है टीम ही छोड़ दी। फिर मैंने ये पूछा कि भाई अगर डिसिप्लिन का मामला था फिर आपने उनको टेस्ट टीम में क्यों रखा? बिल्कुल। तो कहा ये क्या कि यार हम इतना सख्त नहीं होना चाह रहे थे, और पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच उनको खिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी फिटनेस का लेवल जो है वो ऐसा नहीं था कि आप उनको टेस्ट मैच खिलाएं। इसी वजह से अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं रखा गया। अजीब बात है कि एक जगह टीम में नाम, उसको तो स्टैंड बाय बैठना चाहिए ना, वो तो ठीक पहुंच गया। वो जाके लड़का बेचारा कि भाई मैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा हूँ, खेलूं ना खेलूं, एकदम से अगर मौका मिल गया अच्छा, तो मुझे वहां होना चाहिए ना वहां पर। अच्छा खैर, ये बताइए आइए, ये 3 लड़कों की आप कहते हुए बात निकल गए, लेकिन कहाँ ये कैसे जस्टिफाई हो गया खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस, एक मीडियोकर सा लड़का जिसकी ना बैटिंग ना जिसकी बॉलिंग अच्छी, बस एक रेलू कट्टे किस्म की सूरत हाल। फहीम अशरफ रेलू कट्टे किस्म की सूरत हाल, ना बैटिंग कोई खास अच्छी ना बॉलिंग कोई खास अच्छी। उस्मान खान तो बिल्कुल ही फारिग हैं, मतलब वो तो उस्मान खान जैसे आपको 100 लड़के कराची में मिल जाएं। तो ये क्या लिस्ट में वही नाम आते हैं सामने, बार बार आते रहते हैं, और लिस्ट देने वाले फिर उनको दोबारा से पलट के वही नाम दे देते हैं, होता क्या है ये? ज़ोएब आप मेरे दोस्त हैं और बड़ा आप तहजीब के साथ तमद्दुन के साथ गुफ्तगू करते हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रेलू कट्टे, बराए मेहरबानी मुस्तकबिल में ना कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हमारे फ्लैग को उठाने वाले प्लेयर हैं। मीडियोकर कहते हैं, कभी आप मीडियोकर कहते हैं, नहीं आप मीडियोकर कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी आप अपने शो में, ईद शो में या किसी और शो में फहीम अशरफ का या किसी और खिलाड़ी का इंटरव्यू कर रहे हो, तो फिर आप खुद सोचेंगे यार मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, सख्त लफ्ज है, मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। ठीक है। तो अब मसला ये है कि फहीम अशरफ की जहां तक बात की, मैंने आपको बताया 34 एक रोजा मैच लास्ट टाइम 2023 में पाकिस्तान के लिए खेले और 36 विकेटें 224 रन। तो ऐसी कौन सी गीदर सिंगी उनके पास है, ऐसा कौन सा जादू का चिराग है कि वो टीम में डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ गए। वैसे जो लास्ट टाइम हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे उसमें 3 प्लेयर हैं फहीम अशरफ के साथ, बाबर आजम और
फखर जमान, जो कि 2017 की विनिंग टीम में भी थे। और 2017 में मैंने पहली बार फहीम अशरफ को देखा था बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, जब बांग्लादेश के साथ हमारा वार्म अप मैच हो रहा था। बस वही मशहूर हुआ था एक मैच। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इनका पूरा नाम जो है ना राना फहीम अशरफ है। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि ये टीम में कैसे आ गए। वो मिड विकेट की बाउंड्री बड़ी छोटी थी ना, मिड विकेट की बाउंड्री बहुत छोटी थी वहां पर, बहुत ही छोटा ग्राउंड था वो, याद है ना? नहीं, ग्राउंड तो बड़ा था, लेकिन जो पाकिस्तान का मैच था उन्होंने बिल्कुल साइड में किया था। अच्छा, हाँ, यानी मिड विकेट की बाउंड्री थी ना, वो छोटी हो गई। बिल्कुल। तो हुआ ये कि आमिर जमाल थे कंसिडरेशन में, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को ये लगा कि यार आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिटेरिएट हो रही है। आपको याद होगा कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस रही, फिर हमने उनको T20 टीम में भी डाला, वनडे टीम में भी डाला, टेस्ट टीम में भी डाला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का वो मयार रहा नहीं। और 3 बॉलर तो हमारे कंफर्म है, हर मैच खेलेंगे, शाहीन, नसीम एंड हारिस। अब आपने 2 बॉलर रखने हैं, चौथे बॉलर भी आपके मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार की शक्ल में। तो अब 10 ओवर कौन करेगा? वो जो खुशदिल को टीम में लाया गया है, इसलिए लाया गया है कि वो 2 in 1 का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सलमान आगा भी मौजूद है। तो अगर उनकी पिटाई हो गई तो वो काम जो है वो खुशदिल कर सकते हैं उनके साथ, अदरवाइज सलमान आगा से ओवर डलवा देंगे। सही है, मिल मिला के हमारा पिटलेंगे। जो इंडिया के साथ दुबई में मैच है, वहां पर हो सकता है कि स्पिनर का मामला ना चले और हमको फास्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़े। तो सिलेक्शन कमेटी को लगा कि आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में वो तहरीक नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जो इस वक्त फहीम अशरफ की है, उनकी फॉर्म को यूटिलाइज कर लेते हैं। और अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं भी इस बात का बड़ा एडवोकेट हूँ कि फहीम अशरफ का सिलेक्शन जो है वो गलत नहीं है। हालात और वाकयात को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान में अगर ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, हमने बहुत सारे ऑलराउंडर्स को ट्राई कर लिया, तो उनमें वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फहीम अशरफ ही हैं। वो अलग बात है कि आपने जब भी उनको मौका दिया वो आपके मयार पर पूरा नहीं हुआ। अच्छा याया, प्लेयर्स की बात करें हम तो साजिद खान और नुमान को भी नहीं सेलेक्ट किया गया, और यही कहना था कि जी ये टेस्ट प्लेयर्स हैं, ये वनडे की उसमें नहीं फिट आते, बट उनकी तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया? देखिए सरबत, बात दरअसल ये है कि अगर आपके पोरिज में जो है ना वो लैंड क्रूजर हो, आपके पोरिज में जो है वो दूसरी गाड़ी खड़ी हो, तो आप अगर कहीं शादी में जा रही होंगी ना तो वहां पर आप लैंड क्रूजर में जाएंगे। आप अगर जोएब के साथ शो करने के लिए आ रही होंगी ना तो फिर आप यार तो मेहरान भी चलेगी। नहीं, मेहरान भी चलेगी। तो ये जो बात है ना साजिद की और नुमान की, दोनों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक ने 46 आउट किए ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से, 25 के साइकिल में एक ने 37 आउट किए। नो डाउट मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, और मैं तो समझता था कि साजिद को टीम में होना चाहिए, लेकिन नहीं रखने की वजह यह है कि इनकी परफॉर्मेंस आपको रेड बॉल में नजर आई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये वाइट बॉल टूर्नामेंट है, 50 ओवर का टूर्नामेंट है, और इसमें दोनों एंड से जो है ना नया बॉल लगेगा। नया बॉल से मतलब यह है कि 1 ओवर खत्म होने के बाद खिलाड़ी जो है ना वो बॉल अंपायर को दे देंगे। इस एंड से 25 ओवर होंगे, उस एंड से 25 ओवर होंगे, तो वो 25 ओवर जो होंगे वो इस बॉल से होंगे, ये 25 ओवर इस बॉल से होंगे। तो एक आम तासुर ये है, एक आम ख्याल ये है कि साजिद खान को अगर आप वनडे टीम में डाल देते तो वो उतने मौसर नहीं होते जितने वो टेस्ट टीम में है, जहां बॉल ब्रेक भी हो रहा है, जहां बॉल हिल भी रहा है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी विकेटें नहीं होंगी क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो बैट्समैन के लिए आसान होंगे। अच्छा, तो इसलिए उनको टीम में नहीं रखा। अच्छा याया, मुझे बताएं कि ओपनिंग में बाबर ही है हमारे पास पहली चॉइस। जी, बाबर आजम दरवाजे पे खड़े, उनको धक्का दे दिया गया कि तुम ही ओपन करोगे, तुम्हारे अलावा ना कोई आगे है ना कोई पीछे। सही है, तो बाबर आ रहे। अब मकसद की बात कर लें अपने पासेस वाली। याया आप देखें, ये मुझे मैं भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हाँ बिल्कुल। आज जनाब फिजिकल टिकट मिल रहे हैं जोएब साहब जी, और मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, और आपको वो टिकट कहाँ से मिल सकते हैं? जो है ना, अलीम साहब को भेजिए जो आपके प्रोड्यूसर हैं, तो उनको आप एक वॉलेट में से निकालें कोई 5000 के 3-4 नोट। अच्छा, अपने लिए भी टिकट खरीद लें, सरवत के लिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो स्टेडियम में जाने का शौक ही खत्म हो गया एकदम से। जैसे ही आपकी प्राइस की बातें सुनी है, उनका शौक खत्म हो गया। अच्छा, क्या लाइनअप और बॉलर्स का भी लाइनअप? अच्छा नहीं, हाँ ये भी बता दें, अब जरा पाकिस्तान टीम का दीगर टीम्स के साथ अगर थोड़ा कंपैरिजन कर लें तो भारत हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। न्यूजीलैंड से तो हम देखेंगे कि टीम क्या खेल रही है, न्यूजीलैंड की थोड़ा मौका मिल जाएगा। सरप्राइज फैक्टर कौन सी टीम हो सकती है? अफगानिस्तान?
देखिए अफगानिस्तान से तो हमारा मैच है ही नहीं। नहीं, यानी वैसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान- टूर्नामेंट में मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी टीम आपको लग रहा है कि देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, दिमाग भी पाकिस्तान के लिए सोचता है, लेकिन दिल तो कह रहा है पाकिस्तान, लेकिन दिमाग कह रहा है कि आसान नहीं होगा। आसान? हालात और वाकयात को देखते हुए, और आप इंडिया के मैच की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को दुबई में वो मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, लेकिन उससे पहले आपका 19 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के साथ मैच है। और मैं आपको ये बताऊं कि उस मैच को लेकर मैं बहुत सीरियस कंसर्न हूँ। इतना आसान मैच है नहीं है। हालांकि आपने वर्ल्ड कप में चेन्नई में 2023 में न्यूजीलैंड के साथ जो मैच खेला था, वहां पर उनको 400 को हमने विनिंग में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि 25 ओवर में डीएलएस के ऊपर फखर जमान की शानदार सेंचुरी इनिंग के साथ हमने उनको शिकस्त दे दी थी। मुश्किल टीम है न्यूजीलैंड, और नेशनल स्टेडियम कराची में कहा यह जा रहा है कि ओस फैक्टर होगा, और अगर ओस गिरी तो टॉस के ऊपर मैच जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट ही मैं कहूंगा, लेकिन इतना आसान मैच होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। अच्छा या ये बताइए, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कराची स्टेडियम से लाहौर क्यों शिफ्ट कर दी गई? कोई खास वजूहत है? नहीं सरवत, ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से जो ना एक सॉफ्ट ओपनिंग हो रही है हुजूरी बाग, जहाँ कुछ दिन पहले जो है वो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था, वहां पर ये ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन कद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम जिनको अपग्रेड किया गया है, उनकी जो है ना अलग अलग तकरीब, क्या कहते हैं, उनकी तख्ती कुशाई की तकरीब होगी। जो कद्दाफी स्टेडियम में तकरीब है, वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के बाद फीता कटेगा, उसके जो मेहमान खुसूसी हैं वो सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। चूंकि आपको पता है कि बड़ा अजीबोगरीब तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और दिल ही नहीं चाह रहा आईसीसी का हमें टूर्नामेंट देने के लिए, और भारत ने जो मामला खराब किए हैं वो सबके सामने हैं। ना फोटो सेशन हो रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टूर्नामेंट हो रहा है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। बस सही है, जब ये शुरू होगा नहीं तो नहीं, पूरी hype बन इंशाल्लाह जाएगी हम इसकी। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद इतना बड़ा एक क्रिकेट हो के लिए इवेंट हो रहा है। सो आई एम श्योर 29 साल के बाद हो रहा है सरवत 29 साल के पाकिस्तान बाद क्या बात हम है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आप हमें हमारा साथ देते हैं और अपना बेहतरीन तजिया पेश जी करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जाएगी, ज्यादा बात होती जाएगी, उसकी अभी एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में बिल्कुल पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के रोशन अचीवर हैं। पाकिस्तानी कराटे फाइटर शाहजेब रिंद ने अपने सबसे मुश्किल हरीफ और 3 बार के आलमी चैंपियन को शिकस्त देकर लाइट वेट चैंपियन होने के एजाज का कामयाब दिफा किया है। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में मुनक्किदा कराटे कॉम्बैट में शाहजेब रिंद ने अपने हरीफ को 0 के मुकाबले में 7 से शिकस्त दी, और गुज़श्ता 2.5 बरस के कराटे कॉम्बैट करियर में शाहजेब रिंद नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उन्हीं को वेलकम करते हैं। शाहजेब रिंद कराटे चैंपियन हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने आलमी कराटे चैंपियनशिप जीत कर एक बार फिर तारीख रकम कर दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड टाइटल रहा और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये सेकंड दफ़ा था जो मैंने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया, और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और ये मौका दिया कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और अपने कंट्री के लिए जो है वर्ल्ड टाइटल। अच्छा, ये एक कॉम्बैट का मजीद भी पूछेंगे, लेकिन आपने एक गाने में मॉडलिंग भी की है, तो ये शौक कैसे आपको पैदा हुआ? जी बिल्कुल, ये एक हमारा सॉन्ग था जिसमें मुझे एक मैसेज देना था। हमारे जो वुमेन है उनको वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक मैसेज था उसके पीछे, तो वो एक मैसेज मुझे डिलीवर करना था ताकि हमारे जो वुमेन है वो भी सेल्फ डिफेंस पे आए और उस ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए, इस बार आपने कितनी तैयारी की थी और आपको कितनी उम्मीद थी कि आप ये चैंपियनशिप का टाइटल दोबारा से ले लेंगे? जी बिल्कुल, जो मेरा अपोनेंट था वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था हमारे लाइट वेट डिवीजन में।
तो काफ़ी ट्रेनिंग अच्छी थी मेरी। ट्रेनिंग कैंप जो है, मैं अमेरिका में 3 महीने से ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट कोचेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी और मुझे अपने ट्रेनिंग पे उम्मीद था और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और मैंने जो है विन किया और वापस अपना टाइटल और ये जो आपके शोल्डर पर है, ये हमें भी दिखाए ना, बड़ी खूबसूरत सी लग रही है ये। जबरदस्त, जरा दिखाइए इसको। माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये जो है वर्ल्ड टाइटल है और ये जो है कराटे कॉम्बैट का टाइटल है, ये आप देख सकते हैं। कराटे कॉम्बैट का वर्ल्ड टाइटल है और ये जो है आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर इन द हिस्ट्री कि जिसने जो है वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है और ये मेरा सेकंड वर्ल्ड टाइटल है। ये मैं डिफेंड कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिफेंडेड इट वेरी वेल एंड इट्स गोना बी विद पाकिस्तान फॉरएवर। नॉट वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। शाहजेब, ये बताइए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी तरफ से आपको हासिल हुई? जी बिल्कुल, फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहती है हमेशा। फैमिली वाले जब भी मेरा फाइट होता है तो काफ़ी दुआएं करते हैं मेरे लिए और रोज़ा वगैरह रखते हैं, तो फैमिली की तरफ से हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है और सारी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कराटे के बहुत सारे क्लब्स हमने देखे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी हम बच्चों को, इस मेयार से आप मुतमईन हैं या इसमें बेहतरी आनी चाहिए? बिल्कुल, कराटे का फ्यूचर काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके अंदर टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए बड़े बड़े अच्छे जिम्स बनाएं और उन जिम्स में जो है जो प्रोफेशनल कोचेज़ है उनको जो है लेके आए, बाहर से कोचेज़ लेके आए ताकि वो अपना जो नॉलेज है वो हमारे यंगस्टर के साथ शेयर कर सके। हमारे यंगस्टर में काफ़ी टैलेंट है, उन टैलेंट को सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर उनको अच्छे से पॉलिश किया जाए तो इंशाल्लाह आज मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, कल आपके सामने और भी वर्ल्ड चैंपियंस होंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाहजेब, ये बताइए ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइटल विल बी इन अप्रैल के एंड में होगा, दुबई में होगी और उसमें जो है मैं अपना जो वर्ल्ड टाइटल है वो डिफेंड करूंगा और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इंशाल्लाह वी हैव बिग प्लान्स, वी हैव बिग फाइट्स कमिंग। इंशाल्लाह वी फाइटिंग विद द ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम। और ये भी बताएं कि कराटे की जो सहूलियात हैं दीगर मुल्कों से कम हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे आपने ट्रेन किया? ज़्यादा मुश्किल पेश आई खुद को उस स्टैंडर्ड जी पर लाने? बिल्कुल, ओलंपिक्स में जब आप मेडल लेते हो उसके बाद आपको जो है प्रोफेशनल में मौका मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इंटरनेशनल मेडल ली तब मुझे प्रोफेशनल में मौका मिला। प्रोफेशनल में आपको जब मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका मैंने ज़ाया नहीं किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। मैं वर्ल्ड चैम्पियन, फाइट मैंने जीती 2 दफ़ा, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना, तो इससे आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई अचीवमेंट होगा और इससे बड़ा कोई टाइटल हो सकता है। बिल्कुल। और क्या प्लान्स हैं? अगला कौन सा मुकाबला है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रा हमें बताइए। और अगर नौजवानों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तो? जी बिल्कुल, मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आप अपने जो ड्रीम्स है उन पे आप जो है मोटिवेटेड रहे, आप जो है कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंटी इज द की। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे। एक चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हो या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप फॉलो अप करें। सीज़न की तरह ना बदले। आज आपने देखा शाहजेब रिंद जो है वर्ल्ड चैंपियन बना, तो आप भी जो है इस कराटे में आए। आप जिस चीज़ में बेहतर है, जिस स्पोर्ट्स में आप बेहतर है, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें और कंसिस्टेंट रहे। इंशाल्लाह योर टाइम विल कम। क्या बाजेब, आपने जो गोल्डन वर्ड्स हैं ना आपके, वो हैं कंसिस्टेंसी। बहुत ही ज़बरदस्त। शाहजेब रिंद वर्ल्ड कराटे चैंपियन, पाकिस्तान का पाकिस्तान नाम, की शान, बिल्कुल नाम उन्होंने रोशन किया और बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते रहेंगे तो यकीनन आपको एक ना एक दिन, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन सक्सेस अंधेर नहीं। जी, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ सना मोहसिन शेफ़ हैं और यूएई से उनका ताल्लुक है और इवेंट मैनेजर भी हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू राइज एंड शाइन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच हैविंग मी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। ये बताइए कि पाकिस्तान से यूएई जाने का फैसला कब और कैसे किया? अच्छा, पाकिस्तान से यूएई आने का फ़ैसला मेरा नहीं था। शादी हो गई थी तो यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई, तो बस उस टाइम पर ही 15 ईयर से यहाँ पे।
राइट, लेकिन इस फैसले में कुछ तो आपकी भी हाँ होगी ऐसा नहीं हो सकता Exactly. है ना राइट Exactly, जी। क्या करती हैं, किस तरह मोटिवेट करती हैं यूथ को और इवेंट प्लानर भी हैं, तो किस तरह के इवेंट्स करती हैं? मैं यूजुअली कमर्शियल इवेंट्स करती हूँ और साथ में प्राइवेट इवेंट्स भी करती हूँ, लाइक वेडिंग प्लानिंग, बर्थडे पार्टीज। और इवेंट प्लानिंग मैंने जो स्टार्ट की थी वो की थी 2016 में। और अच्छा, अपना इवेंट जबरदस्त। प्लानिंग का जो डिप्लोमा था वो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट से किया। क्या बात है, मेरे स्कूल की आप इंडस वैली अलमनाई से। हैं, मैं भी उसी स्कूल की अलमनाई तो हूँ। ये मुझे बताएं कि आप शेफ भी हैं और आप वैसे पेस्ट्रीज वगैरह ये आपकी फेवरेट बात आ गई खाने पीने की। हाँ, क्या खिला रही है जुहेब को भेज के यूएई से? आप ही ये मेरा मकसद बताइए। बयान करने हाँ। में कहने का था। मेरा चॉकलेट केक जो है वो स्पेशलिटी है, तो वो मैं खिला दूंगी। जबरदस्त, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाता है, पहुंच जाता है, यूएई से चीजें आती हैं। यूएई से चीजें आ जाती हैं जुहेब की सबसे। और आपको खुद क्या पसंद है सबसे ज्यादा बनाना सना? मुझे बेसिकली स्कल्पचर्स केक पसंद है, क्योंकि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, तो मैं स्कल्पचर्स बनाती थी अपने घर में, तो हाँ। वही चीज मैंने केक पे अप्लाई करी। अरे अब मैं केक के जबरदस्त। स्कल्पचर्स तो बनाती वो तो बड़े महंगे होते हैं फिर इस तरह की चीजें तो। हाँ, बड़ा आर्ट बन जाता है, इट्स फॉर्म इंस्टॉलेशन बन जाती है बिल्कुल। फिर तो फिर यानी उसके क्लाइंट्स आपके पास हैं, लोग खरीदते हैं या फिर बहुत मुश्किल से इस तरह की चीज भी लोग और ले एक्सपेंसिव जाते हैं, पड़ती expensive होगी होती है। आपको? बेसिकली जो स्कल्पचर्स होते हैं वो ऑर्डर नहीं करते लोग, वो हम जब इंटरनेशनल किसी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। सही सही ओके, ये होता है। और जबरदस्त। मुझे 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं इस पे। क्या बात है, माशाल्लाह, इंटरनेशनल अवार्ड्स की तो बात करें, क्या अवार्ड्स हैं और कब कब मिले? अच्छा, एक जो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था वो मेरा ब्रोंज मेडल था, और पाकिस्तान से सिर्फ नहीं थी वहाँ पर, टर्की में हुआ था इंटरनेशनल केक शो, तो वहाँ मैंने स्कल्पचर बनाया था, एक अवार्ड वहाँ मिला था। और एक ऑनलाइन कंपटीशन था यूके का, केक शेयर सर्कल के नाम से। सना, तो वहाँ आपने पे मुझे हमारी गोल्ड टीम मेडल के मिला। साथ ये पिक्चर्स क्यों शेयर नहीं क्यों शेयर नहीं करी? किया हम आपने ये स्क्रीन award पे जब मिला, और दिखाते हैं क्या आपके इतने sculpture अच्छे बनाया? अच्छे स्कल्पचर्स। असल में इतनी शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू हुआ है, तो मुझे चले time नहीं मिला, नेक्स्ट तो टाइम सोच- इंशाल्लाह हम करेंगे। Next time अच्छा, क्या चीज़ें हैं जो यूएई की खाने की खास आपको लगती हैं और आप चाहती हैं कि वो मैं जो पाकिस्तान से फैमिली आती है उनको ज़रूर ये खिलाऊंगी? मुझे क्योंकि डिजर्ट्स का ज़्यादा शौक है, तो मुझे खुनाफा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो जो भी आता है मेरे घर मैं उसको खुनाफा खिलाती हूँ। कभी खुद भी या ट्राई फिर किया French बनाना? toast। जी बिल्कुल, मैं सारी पेस्ट्रीज बनाती हूँ। खुद ही बना के खिलाती हैं वो, बाहर से जी नहीं बिल्कुल, लेके खुद ही बना के खिलाती हूँ। क्या बात है। अच्छा, और नहीं, और वैसे ये तो हो गया, आपने स्वीट्स की बात कर रही हैं लेकिन वैसे खाने में पाकिस्तानी खानों और उनमें क्या मिर्चें कम होती हैं, क्या फ़र्क क्या है, और कौन सी ऐसी डिश उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है जो हम पाकिस्तानी भी अच्छी तरह खा सकते हैं बड़े मज़े से? अच्छा, यहाँ पे स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। पाकिस्तानी फूड में स्पाइसेस अच्छे खासे होते हैं। वैसे तो मैं फैन पाकिस्तानी फूड की हूँ, लेकिन यहाँ की मंदी बहुत अच्छी होती है। और कैसे कौन से ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा होती है और आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर 14 अगस्त को लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम लोग भी उस इवेंट का पार्ट होते हैं। अच्छा सना, कभी as a बताइए, sponsor- रमज़ान आने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं एज ए शेफ? आप कोई चीज़ नई लेकर आ रही हैं इस रमज़ान? अच्छा, एज ए शेफ तो मैं कोई नई चीज़ नहीं लेकर आ रही। मेरा एग्जीबिशन हो रहा है 22 फरवरी को, सही। रमज़ान मार्केट के नाम से। अच्छा, उसमें क्या क्या है? उसमें बेसिकली हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको चांस देते हैं कि वो आए और अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, So- जो ऑनलाइन बेस्ड। ओके, अच्छा, आर यू आप पार्ट ऑफ organizer द हाँ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम से हैं आप? यस, मेरी कंपनी है, आपकी इवेंट कंपनी ऑर्गेनाइजिंग है। कंपनी। और आप ज़्यादा तरजीह पाकिस्तानियों को देती हैं कि वो आए अपना काम डिस्प्ले करें? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानीज को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, टैलेंट बहुत होता है उनके अंदर, तो मेरी कोशिश होती है अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या ज़्यादा बात है, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, सना मोहसिन, सना मोहसिन, आपने हमें आपका। वक्त दिया Yes. और अपने Thank you so much. तजुर्बात हमसे शेयर किए। अभी जो जुहेब का दिमाग है ना वो सिर्फ पेस्ट्रीज के अराउंड घूम रहा है। हर चीज़ बहुत कैसे मीठी आएगी, मीठी कब नजर आ आएगी, रही। कहीं आते आते टूट तो नहीं जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जुहेब हमें बेहतरीन रिस्पांस मिलता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और हमारे नाजरीन भी बहुत इंजॉय करते हैं कि क्योंकि किसी शो में एज सच हमने नहीं, देखा ऐसा होता नहीं है, इस तरह कि पार्टिसिपेशन overseas है नहीं, और बड़ा पाकिस्तानियों की खुश participation। हमसे बात करते हैं, क्योंकि देखें कोई ना कोई तरीका हो जाता है ना उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने का, पाकिस्तानी लोगों से उनकी बात करने का, और जो उनके दिल में कोई चीज़ है वो बिल्कुल। लोगों तक पहुंचाने का, तो और इसलिए ये segment बड़ा- यूजुअली मैंने देखा है कि हम ओवरसीज जब करते हैं, या अमेरिका होता है या यूएई होता है,
और ये दोनों जगहों पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिल्कुल टॉकिंग ऐसे टू ही। तो देम। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, जी। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। हेडलाइंस ब्रेक है और उसके बाद हम आते हैं। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा पॉलिटिकल जी, पॉलिटिक्स की बात होते हैं और पॉलिटिक्स से ये जो एक अभी जजेस की तैनाती का जो मसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा गर्व है, इस पर तनकीद भी की जा रही है और वकला बरादरी की तरफ से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है कि 3 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, फिर वो जो एक ख़त लिखा इस्लामाबाद के जजेस ने इस सारे मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये भी है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल जिस तरह आगे बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, इस पर भी बात करनी है। और फिर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ, ये भी रुक चुके हैं, तो ये कब आगे बढ़ेंगे, इन सारे मामलों पर हमने बात करनी है। जी, इसी पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक, रहनुमा नून लीग है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइएगा अकील साहब कि ये जजेस की जो तैनाती है, इस मामले पर सीनियरिटी की जगह पसंद नापसंद को तरजीह दी गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए मुख्तलिफ हल्कों से ये तनकीद तो की जा रही है ना आपके ऊपर, और वकला बरादरी की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है इस सिलसिले में। मानने में बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सर गलत बात है और एक ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है इस चीज को, या इस रंग में उसको दिखाया जा रहा है जो हकीकत से मुनाफी है। जजेस की पसंद नापसंद का कोई मामला नहीं है। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 200 जो है इस चीज की इजाजत देता है और ये प्रेसिडेंट का स्वाबदीद है। अब यहाँ पे 5 जजेस इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, 2 चीफ जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और दीगर वो जजेस जो ट्रांसफर होके अब आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उनकी विजडम को जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो सूबों की नुमाइंदगी फेडरेशन में देखने को मिलती है या उसको इंश्योर करना होता है, तो उस हवाले से ये जरूरी है कि वहां से उस सूबे के जो जजेस हैं वो यहाँ पे बिल्कुल उनकी रिफ्लेक्शन हो, उस सूबे से ताल्लुक रखने वाले जो जजेस हैं या उन सूबों से ताल्लुक रखने वाले जो जजेस हैं उनकी रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि ये एक ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई पसंद ना पसंद का मामला है। इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेशली इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान जो उस हवाले से अगर देखें तो उन सूबों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए और उन एरियाज की नुमाइंदगी भी फेडरेशन में होनी चाहिए। तो ये तमाम तर जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये मेरिट पे है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू है और ये प्रेसिडेंट साहब की सवाबदीद है और उन्होंने ही इसको इंश्योर किया है आफ्टर कंसल्टेशन और कंसेंट लेने के बाद उन तमाम जजेस का जो ट्रांसफर होके आएंगे। बैरिस्टर साहब ये भी बताइए, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया इख्तलाफ का शिकार है, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं बिल्कुल कतन इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लियामान ने अपनी बारादस्ती को दोबारा इंश्योर करवाया है और मनवाया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। क्योंकि अदलिया के अंदर अगर जाति पसंद नापसंद के कोई मामलात हैं तो उसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है। और 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू यही इंश्योर किया कि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए और साथ में जो हमारे कवानीन है, हमारा आइन है, उसकी प्रोविजंस को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसको इंश्योर करवाना हमारा काम था और हमने बिल्कुल इस हवाले से इंश्योर किया। पर अदलिया के अंदर अगर कोई इख्तलाफात है तो उसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये तो अदलिया की बात हो गई, 26वीं आईनी तरमीम की भी आपने बात बता दी। ये कहें कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने ऑफर दी कि इन हाउस कमेटी बना दी जाए और उसके जरिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। क्या आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा इस सूरत हाल में या नहीं होगा? देखिए, मुज़ाकरात का तमाम तर मामला क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है और एक जो पार्टी है वो कम से कम या एक साइड जो है वो खाली वहाँ पे 45 मिनट इंतजार भी करे जो चौथी नशिस्त थी और दूसरी साइड आई ना, तो क्या हम दीवारों से तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए दूसरी साइड का रजामंद होना या उनका वहाँ पे मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। अब तो फिल वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतनी फराग दिली का मुजाहरा किया और उनको फिर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उनने वो मुज़ाकरात की दावत को ठुकरा दिया।
अब मुज़ाकरात हमारी तरफ से तो नहीं, अगर मुज़ाकरात का कोई किसी को आगे बढ़ा के लेके जाना है या पीटीआई ऑपोजिशन की जो जमात है, जो कमेटी है बनाई है, उसको आगे अगर लेके जाना है और उन्होंने मुज़ाकरात दोबारा रिज्यूम करने हैं, तो फिर उनको स्पीकर ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर साहब ही इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। हुकूमत की साइड से मुज़ाकरात का कोई दावत या कोई इस तरह का मामला नहीं है। बैरिस्टर साहब ये भी बताइए, 8 फरवरी को हुकूमत यौम तामीर तरक्की और अपोजिशन यौम स्याह मनाने जा रही है। तहरीक इंसाफ को जलसा क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप लोग? लेकिन जलसा करना उनका आईनी हक है और हमने कभी जलसे से ना पहले मना किया ना अभी मना करेंगे। लेकिन कुछ सिक्योरिटी के हवाल से भी या सिक्योरिटी के हालात भी देखना मकसूद होते हैं। जो आपकी सिचुएशन है मुल्क में, बिलखुसूस जब आपकी एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और क्रिकेट की इतनी बड़ी तकरीब को मुनक़िद किया जा रहा है, तो लाहौर में जब उन्होंने इजाज़त के लिए भी अपनी दरख्वास्त को दिया है, तो लाहौर में पंजाब हुकूमत जो है वो इसको देखेगी और सिक्योरिटी की पेश नज़र उसके तमाम तर मामले में देखेगी कि वेदर इजाज़त दी जा सकती है। जब इतनी इंटरनेशनल टीम्स आई होंगी, इतने इंटरनेशनल शायकीन आए होंगे उस तमाम तर मामले में, तो वहाँ पे जो जलसे की इजाज़त है इस्लामाबाद की हद तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी तक फिल वक्त कोई इजाज़त नहीं मांगी गई। और अगर इजाज़त मांगेंगे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो लॉज हैं या जो दीगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो सब्जेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उनको देखते हुए जो है इजाजत का तयन किया जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये कहिएगा कि बानी पीछा है कि अगर बयानात देखें तो उससे एक बाकायदा एक वाज़ेह बात समझ में आ रही है कि वो कुछ और सोच रहे हैं। तो क्या कोई फाइनल कार्ड उनके पास मौजूद है जिसकी वजह से वो बिल्कुल लचक नहीं दिखा रहे हैं? आपकी ज़ाती राय क्या है? क्योंकि इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको मार्जिन देने को तैयार है, लेकिन वो नहीं देते हैं। इस पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अब तमाम तर जो खान साहब के पास कार्ड थे वो कार्ड वो प्ले कर चुके हैं, और एक आखिरी कार्ड जो ट्रम्प कार्ड था वो भी कार्ड उनके लिए मुफीद साबित नहीं हो रहा। इसी तरह आपने देखा कि रिचर्ड ग्रेनल ने अपनी तमाम तर ट्वीट्स को डिलीट किया मासवा एक के, और उसके अलावा जो अभी पाकिस्तान की तरफ अमरीकी बिजनेसमैन के रुझान है, जिनके अपने जाती ताल्लुकात हैं, बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं ट्रम्प और उनकी फैमिली के साथ, तो इमरान खान साहब के पास तो कोई कार्ड बचा नहीं है। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड उनके पास बचा है, और वो शनाख्ती कार्ड ही बचा के रख लें तो ज्यादा मकसूद होगा, ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा जो है मैं नहीं समझ सकूँ कार्ड उनके पास मौजूद है। बैरिस्टर साहब ये भी बताइए, पीका एक्ट पर जो 2019 में आपका मौक़िफ़ था वही आज तहरीक इंसाफ का है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि कल ऑपोजिशन ठीक थी और आज आप ठीक है? आपका ये एक्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, उस वक्त हमारा मौक़िफ़ था कि इसको इस हवाले से कम जो 7 साल सजा थी या जो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कानून को पास करवाया गया, बिल्कुल हम मीडिया पे किसी किस्म की पाबंदी या ज़बानबंदी पे यकीन नहीं रखते, लेकिन सोशल मीडिया, और इसमें तफरीक करना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सोशल मीडिया के हवाले से है, जो एक इतनी मादल पे आज़ाद जो चीज़ें या बातें या जिस तरह की डीप फेक्स या AI जनरेटेड इमेजेस या जिसका जो दिल करता है वो किसी के बारे में भी उठा के कोई भी चीज़ लगा देता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, तो कम से कम इस चीज़ को रेगुलेट होना ज़रूरी था। आपके अपनी सहाफ़ी बरादरी के कई ऐसे कॉलीग्स हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो तो खुद इससे डटे हुए हैं, जिनके खिलाफ खुद जो है वो प्रोपेगेंडा अरूज पे है, और ये जाहिर बात है कि एक मखसूस सियासी जमात इसको टूल भी देती है और इस्तेमाल भी करती है। तो ये कम से कम अक्रॉस द बोर्ड मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़पेपर जो हैं उनको तो ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो झूठी खबरें फैलाएगा, प्रोपेगेंडा करेगा, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएगा, तो बिल्कुल कानून हरकत में आना चाहिए। और जिस तरह दुनिया पूरी जो है वो कवानीन बना रही है, तो जाहिर बात है कि हमें भी विद द एडवेंट ऑफ इन टेक्नोलॉजी और चेंजिंग टाइम्स हमें भी अपने कवानीन को जो है अपडेट करने की जरूरत है, और इसी हवाले से किया है, और इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। इसीलिए जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनको हमने दावत दी है कि वो अपना मसवदा लेके आए और इसके रूल्स में जो बातचीत होनी है या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको इंशाल्लाह जरूर दूर किया जाए। आई रियली होप कि ये ऑपोजिशन में भी जब आए तो भी उस चीज को उतनी ही अहमियत दें, बिकॉज वो चीजें चेंज हो जाती हैं। यही बात है ना सारी कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो खैर ये तो एक अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि एक सवाल और है वैसे साहब, बानी पीटीआई की रिहाई कब तक मुमकिन है? आपकी ज़ाती राय से मुताल्लिक मैं पूछ रहा हूँ।
और क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कोई हुकूमत रिहाई उनकी मुमकिन बना सकती है ताकि माहौल कुछ बेहतर हो? देखिए, अदालतें अपना काम जानती हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। अगर हम जुडिशल वर्क में इंटरफेयर करेंगे थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई ऐसी चीज, तो बिल्कुल वो नापसंदीदा अमल होगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि अपना अपना काम जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उनको आईनी दायरा कार में रहते हुए अपना अपना काम करना है। और ये तमाम तर मामला जो है ये अदालती मामलात हैं और अदालत में इन तमाम मामलों को देखना है और आगे बढ़ाना है, और अपनी रिहाई जो है अदालत से ही पा सकते हैं, वरना नहीं तो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर सकते हैं जिन केसेस में उनको सजा हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मलिक, रहनुमा नून लीग, आपने हमें अपना तज्जिया पेश किया। तो क्या कह रही थी आप, बताइए। मैं ये कह रही थी कि देखिए, इन पावर तो बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं आपको और आप वो चेंजेस ले आते हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो वो वही बात है कि भाई ये तो कुल्हाड़ी मैंने अपने पैरों पे खुद पता तब चलता है ना, पता तब चलता है। सो आई रियली होप दैट जो भी ये फ्रिक्शन है इंटरनेट का और फेक न्यूज़ का, ये थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे, बिकॉज इट्स अ बैड थिंग फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान, नो मैटर व्हाट पार्टी इज इन पावर। बिल्कुल, ऑपोजिशन में रहने के बाद आपको ज़ाहिर है बुनियादी इंसानी हुकूक भी याद आते हैं, आपको रूल ऑफ लॉ भी याद आता है, आपको ये भी याद आता है कि भाई हमें हुकूक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ये सारी चीजें भूल जाते हैं और वही ड्रैकोनियन लॉज और इस तरह करके आप अपनी पावर को वो कहते हैं ना, पावर इज द गेम चेंजर। हाँ जी, नॉट पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बिल्कुल ऐसे तो ये वाला कुछ रुझान हमारी बिल्कुल जी नजर आता है जो कि नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम इंटरनेशनल वुमेन समिट पर और वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करेंगे, जो 365 का एक बहुत ही सख्त मौके है। वुमेन एम्पावरमेंट की तो हमेशा से आवाज उठाते रहे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जो बहुत ही ज़रूरी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी नेशंस, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके लोग अगर शाना बशाना औरतों को लेके साथ नहीं चलेंगे तो वो कम्युनिटीज़ पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। ये वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात हो तो पाकिस्तान में तो खैर ज़ाहिर है हम अभी बहुत इसमें पीछे हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एक नुमाया कारकर्दगी या किरदार अदा कर रही हैं ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। और इस किरदार में जब आप इंटरनेशनली जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद सहूलत भी मिल जाती है और लोगों से बात करने का मौका मिलता है कि क्या ऐसा तरीक़ाकार हो जिससे हम अपनी ख़वातीन को बाइख्तियार मज़ीद बना सकें, उनके हुकूक़ क्या है उससे मुताल्लिक़ अवेयरनेस उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। यास्मीन हैदर साहिबा वुमेन लीडर है और भी बहुत कुछ है, ये आपसे शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम यास्मीन। प्लेजर। भाई 14th इंटरनेशनल वुमेन्स समिट हुआ इस साल, आपने हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही जगमगाते सितारे जो हैं वो पूरी गैलेक्सी से आप पाकिस्तान ले आई। वहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए बहुत ही अनबिलीवेबल और अनबिलीवेबल लोगों के, तो वो पहले चल के देखते हैं और फिर आके आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल आपके तजुर्बात शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो देखिए जी, सरवत गई थी अब इस समिट में और किन किन खवातीन से, किन अचीवर्स से उनकी बात हुई है, जरा देखिए। I have an amazing and truly inspirational lady standing with me, Lucia Ejera from Spain. What is the one thing that you would like to incorporate when it comes to women empowerment? What you do globally that change needs to trickle down to Pakistan? The thing that I would bring and make everyone reflect about is our internal limiting beliefs. We discussed during the conference how those ones prevent us from doing what we have to do, and from pursuing and achieving all the goals that we set up in our lives. Women particularly, we are always having those limiting beliefs, and we need to improve our self-confidence and self-awareness to know what we want,
how can we achieve it, and then fight for it. What is the one advice you'd like to give to a woman watching us today who would want to be a leader? My first and big advice would be just stand for what you think and work on your leadership. Leadership is a journey that starts very early in life. So work that journey, plan for that journey, since you're a kid. Plan well, get trained, and expose yourself to different countries, different cultures as much as you can. That will help you navigate this complex world. इस वक्त मेरे साथ एक और बहुत empowered खातून फौजिया कहर मौजूद है. Living in Dubai, why did you think of coming back to Pakistan and empowering the women of Pakistan? Pakistan is my homeland and it's close to my heart. सोनी धरती अल्लाह रखे, उस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते हैं. जनाब, मेरा गाँव छोटा सा गाँव है, कहर गाँव नाम है. लाड़काना में हमारा गांव आता है. माय आइडिया वाज कि मैं वहाँ पे अपना घर बनाऊँ और अपने तरीके से चीज़ें करूँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लेके जाऊँ. और जब मैंने इसे किया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं आती मेरे घर में, ज़्यादातर मर्द हजरात आते हैं वो मेरे अबू से बात करने के लिए, so on and so forth, right? So मैं उनके पास गई और जब मैंने जाके देखा तो they make some amazing really work and the craftsmanship is just next level. तब मुझे ख्याल आया कि the best thing that I would like to bring to them honestly is financial empowerment. तो घर बैठ के अगर हम टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, and they're so aware, तो हम उसको क्यों ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसी ज़रिए से इनको शोकेस करें to places like Dubai and other parts of the GCC and elsewhere. Right, and empower them financially. Absolutely. Huma, I see you participate in this Women International Leaders Summit every year. What is the sort of change that you are seeing? Slow, gradual? Is it there that women empowerment पे actually बात हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है, लेकिन पेस क्या है? It's not slow at all. It's not fast either, but it's gradual, and gradual is good. क्योंकि there was a time जब कोई बात होती ही नहीं थी. Exactly. तो अब मतलब इतने बड़े समिट इंटरनेशनल लेवल के हो रहे हैं जहाँ बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं. हमारी अपनी सक्सेस स्टोरीज जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते, बिकॉज हमें लगता है 2-4 प्रोमिनेंट ख़वातीन या फैमिलीज़, उनकी ख़वातीन लड़कियां आगे आ रही हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे भी इतना काम हो रहा है और लड़कियां इतनी ब्रेव हो चुकी हैं कि ऐसे समिट्स पे आके उनकी इंस्पायरिंग कहानियां सुन के फिर यू फील वैलिडेटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर देयर. वी आर परहैप्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट हम रुके नहीं हुए, हम चल रहे हैं. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इरम फारूक फ्रॉम एड्यू एडवांस. She's an educationist and bringing unbelievable stuff to the entire world. इरम, सबसे पहले तो ये बताइए कि being an independent, empowered woman, do you think जो मर्द हजरात हैं वो intimidated होते हैं या वो आपके जैसे और examples चाहते हैं, especially in the field of education, because you do that? Thank you so much, Sarbat. So, I'll be very honest with you that I've been blessed with very supportive men all my life, starting from my father, my brother, then my father-in-law, my husband, my son. So all men in the family have been super supportive. But even at the workplace, I've had a brilliant experience in the sector of education, not just in Pakistan, but also in the UAE, in Singapore, and different countries I've worked in. So I feel that it's a teamwork. So empowering women is essential, but then it has to happen as a team, men and women together, to be bringing high quality services and products. How important it is men's participation in women empowerment? I represent the German Chambers of Industry Commerce abroad here in Pakistan. I believe that male participation is very important because you have to create this awareness not only among women but also among men. And this, like a summit of this size, is a perfect opportunity also for women to show what they have to offer, what they are bringing to the table. And the ones that need to listen are men, so they are the ones that should be there. Not only men, but also a participation from the male side. जैसे कि हमारे काफ़ी गेस्ट ने ये फरमाया कि विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ख़वातीन का ही काम नहीं है, बल्कि मर्द हजरात का बहुत बड़ा हाथ है अपनी इर्द गिर्द की रहने वाली ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए. जी जी जनाब. So यास्मीन,
सबसे पहले टू बिगिन विथ ये समिट करने की ज़रूरत क्या पेश आई आपको? इसके लिए मुझे थोड़ा आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना जी, पड़ेगा of course. एंड बेसिकली आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2002 एंड जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली टू एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस. हम लोग कोई फैमिली बिजनेस नहीं था, कोई इस तरह की सपोर्ट सिस्टम नहीं थी. But like some of the participants said, I also belong to a family where the men empowered the women to move forward. और मेरी वालदा की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि I set up my own business, I stand on my feet, and that is actually what empowered me. I didn't have any entrepreneurial dream. एक situation थी, वालदा को कैंसर था, I had to look after her. उन दिनों में there was no such thing as flexi times, online work, nothing. बिल्कुल. So you know, one thought कि अच्छा बस अब you can't work 9 to 5 तो अब तो घर बैठना होगा. But my mother said नहीं, you have to work and work for yourself, and that what drove me to set up the business. When I set up the business and as I started working with multinationals in Pakistan, I learned the best practices, the global best practices for business, and that I think allowed me to grow further. And then I started participating for my own learning and development. I couldn't really find a mentor who was self-made at my level and working with the corporate sector. So I found beautiful mentors in Turkey and Europe, and जिनसे मैंने सीखना शुरू करा. मगर जिस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में मैं जाती थी, जिस बैनुल-अक़वामी मीटिंग में जाती थी, वहाँ आई वॉज ऑलवेज द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान. एंड बिकॉज आई वॉज द ओनली वन, आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अरे तुम पाकिस्तान से हो, ओ विमेन कैन एक्चुअली कम आउट एंड यू रन योर ओन बिजनेस. एंड इतना नेगेटिव परसेप्शंस थे ऑफ माई कंट्री के मेरे अंदर तो फिर आग जल गई कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो चेंज करना है. एंड आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड. आई ट्रैवल्ड अ लॉट अक्रॉस 6 continents, and I think that travel and that exposure drove me to set up this platform because एक इसका पर्पस ये था कि मैं बाहर जाती हूँ, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कोलीग्स कुड नॉट, बिकॉज आपके घर की जिम्मेदारी होती है, इन लॉज की, बच्चों की, हस्बैंड्स की, फाइनेंशियल, एंड यू कांट. आई हैड द लिबर्टी आई कुड, बट फिर मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मैं अपनी लर्निंग सबसे शेयर करूं. तो आई वांटेड कि हम कुछ करें पाकिस्तान में जहां हम अपनी लर्निंग्स भी शेयर करें और बैनुल-अक़वामी लोगों को, इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ बुलाएं जो आएँ, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की ख़वातीन से इंटरेक्शन करें और जब यहाँ से जाएं तो हमारे एम्बेसडर्स बनकर जाएं. सो दैट वाज एक्चुअली द मेन रीज़न व्हाई दिस वाज सेट अप. अच्छा, जैसे सरवत ने भी वहाँ पार्टिसिपेंट से बात की, तो जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लगता है ऐसा एक तासुर पाकिस्तान में ऐसा है कि हालांकि देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट, यानी मर्दों के खिलाफ बात नहीं है ये लेकिन एक परसेप्शन ऐसा एकदम डेवलप होता है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बना रहे हैं जी तो मर्दों के अगेंस्ट कोई बात हो जाएगी. तो इस परसेप्शन ये कितना है मुश्किल है इसको ओवरकम करना, और आपने फेस किया इसको? बिल्कुल नहीं, बल्कि आई मस्ट ऐड कि ये जितने प्लेटफॉर्म्स हमने कायम करें और जो भी काम इस हवाले से करा है ऑन विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, it is with the support and the help of men, whether it is male business leaders, whether it is corporations which are at it, they have empowered us. लेकिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ना ये, आप देखें मुख्तलिफ लेवल, एक ये मुशाहिदे में बात आई है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होते हैं, ठीक है. हम भी एक कल्चरल प्रोसेस के एक जर्नी पे हैं, ठीक है, वेयर अब हम विमेन आर ऑलमोस्ट 49-50% ऑफ द पॉपुलेशन. तो एक चेंज तो आ रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हमारी पॉपुलेशन में. मोर एंड मोर विमेन आर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, मोर एंड मोर विमेन आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, चाहे रूरल एरियाज हों या अर्बन एरियाज हों. मोर एंड मोर विमेन आर एंटरिंग द वर्क फोर्स. अनदर रीज़न इज़ कि ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन एक मिडिल क्लास फैमिली को भी अब ज़रूरत है कि इट कांट बी अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम फैमिली, देयर हैज़ टू बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. तो आप कह सकते हैं कि एक मजबूरी भी बन गई है लोगों की, राइट. एंड माशाल्लाह ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं इस मजबूरी में. आई थिंक फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हमारी वालदाएँ, हमारी सब जो ख़वातीन थी घर की, सब काम करती थी अपने तौर पे. कोई घर से सिलाई करता था, कोई कुछ ना कुछ टू मेक एंड्स मीट. अब माशाल्लाह विद इंक्रीजिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग एक्सपोजर,
presence of internet and social media, Khawateen can come and join organizations. And अच्छा, हुकूमती सतह पर यास्मीन बहुत सपोर्ट है भी कई जगहों पर, और कई जगहों पर वो सेक्टर्स नेग्लेक्टेड फील करते हैं हम। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस इस वक्त विमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से सेक्टर पे होना चाहिए? देखिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़्यादातर इकोनॉमिक है, तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक से बात करूँगी। मैं दूसरे शोबों के हवाले से बात नहीं कर सकती। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। बट फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, आई थिंक जैसे जैसे हुकूमत को चीज़ें की आगाही हुई है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कम फॉरवर्ड। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये पिंक बसेस हैं जो आजकल सड़कों पे हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि एक आवाज़ उठी कि नहीं, बच्चियों के लिए दे नीड ट्रांसपोर्ट, एंड माशाल्लाह चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट, एवरीबडी हैज़ कम फोर्थ इन प्रोवाइडिंग दैट। तो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ केसेस देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड व्हाट द पब्लिक नीड्स। और हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का, आपके चैनल के तफस्सुल से ये डिवाइड ब्रिज होता है कि हुकूमत को भी अंदाज़ा होता है कि इस वक्त क्या नीड है, और हम इसको फुलफिल कर पूरे माशरे में और पूरे कंट्री में क्या बेहतरी आ सकती है इकोनॉमिक। तो आपने इस डिवाइड की, एक डिवाइड जो है वो रूरल अर्बन की भी डिवाइड है। जी बिल्कुल। तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अर्बन एरियाज़ में तो ख़वातीन बाइख्तियार भी हैं और वहाँ उनको फैमिली सपोर्ट भी है, लेकिन रूरल एरियाज़ में उस तरीके से नहीं है। तो वहाँ कितना फोकस अब आप आने वाले वक्तों में कर रही हैं कि वहाँ भी सेमिनार समिट इस तरह के मुनक़िद किए जाए और उनको बाइख्तियार बनाया जाए? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ केस ऑफ कोलैबोरेशन जी, के बहुत सारे इदारे हैं जो उस एरिया में भी फोकस करते हैं, ठीक है, एंड आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। हम तो हमेशा कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं कि जो जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको आगे ले जाए। बट आई थिंक कि मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में बड़ा चेंज आ रहा है, और जो मुझे सुनने को मिलता है, मेरा ताल्लुक़ नहीं है रूरल एरिया से, मैं तो अर्बन एरिया से ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ, बट जो मुझे बताते हैं लोग कि वहाँ भी अब चेंज आ रहा है कि वेयर विमेन आर बिकमिंग मोर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड दैट इज थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन ऑल्सो, कि मोर एंड मोर डिजिटल सर्विसेज आर रीचिंग दीज वुमेन, वेदर इट्स ओपनिंग योर बैंक अकाउंट, यू नो, वेदर इट्स गेटिंग your crops and all on credit, etc. You can do that. So ये जैसे जैसे फैलेगा तो आई थिंक उस तरह माशी हालात सबके बेहतर होंगे। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट की आप बात करती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हैं, और फिर आप बात करती हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम ऑलमोस्ट अपने रोज़ शो में इस बात की आगाही देते हैं, विमेन इन स्पोर्ट्स, गर्ल्स इन स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं, उसकी अहमियत कितनी है और कितनी उस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है? तो उसकी अहमियत तो मैं खुद अपने अंदर फील करती हूँ, तो मैं इसलिए आप सबसे शेयर करती हूँ जो मेरे अंदर है। तो मैं तो बचपन से ऑलवेज आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड आई हैव यूजुअली प्लेड टीम स्पोर्ट्स, एंड मुझे लगता है कि नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट, यू नो, तो आई फील के इट टॉट मी अ लॉट. It taught me, you know, teamwork. It taught me collaboration. It taught me resilience. It taught me, you know, getting up after every fall. That's where I learned that कि कोई बात नहीं, हार गए, no problem. Next game में जीतेंगे. It taught me strategy. कि आपको अगर ज़रा सा आप 5 मिनट लेकर अपनी strategy बनाएं, तो you can be so much more successful. You know. So these are the things I learned on the sports field, and I think that I've applied it in my life too, and it is successful. So I think also people like us और आप लोग और आपका चैनल इस चीज़ को हाईलाइट कर सकता है कि देखें हमारे मुल्क में बहुत सारी फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट फॉर बॉयज़. लड़कों को अगर कोई गेम खेलना है वो सड़क पे भी खेल सकते हैं, लड़कियाँ तो नहीं खेल सकती. तो अब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे माशरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बच्चियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जहां वो अपने टैलेंट्स को उभार सके. और आपने देखा है कि माशाल्लाह कितनी सारी लड़कियां हैं जो जब व्हेन दे आर गिवन दैट सपोर्ट वो कहां से कहां पहुंच जाती हैं. अच्छा, जब हम बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं, वो मर्द हो या ख़वातीन हो, तो एक बाइख्तियार शख्स फैसला ज़ाहिर लेने का उसके पास हक होता है. अपना फैसला लेने के लिए जो उसे एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, तालीम चाहिए, तरबियत चाहिए, मुशाहिदा चाहिए, तो अगर वो चीज़ें मिसिंग हों तो फिर वो फैसला तो गलत, यानी फिर वो गलत ज़ाविये में भी जा सकता है.
तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो तालीमी यानी एजुकेशनल एम्पावरमेंट है वो कितनी ज़रूरी है खातून के लिए, ताकि वो इस स्टेज पर तो आए यानी अपने जहनी तौर पर कि वो अपने फैसले रैशनली ले सके, ये बहुत ज़रूरी है चाहे मर्द हो या खातून हो। इधर मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी जी कि देखें तालीम जो हम लोग ट्रेडिशनली देखते हैं वो ये है कि जी स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, उसको हम तालीम कहते रहे। अब आजकल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, मेटा की दुनिया में, AI की दुनिया में, इट डजंट नेसेसरीली मीन दैट, इट मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट। इट मीन्स कि आप ठीक है अगर आप कॉलेज भी नहीं गए, देयर इज सो मच यू कैन लर्न। I know women who have, just been to primary school and then could not pursue their education, मगर फिर they took it up। जब बच्चे बड़े हो गए उन्होंने कहा नहीं अब हम डिग्रीज करेंगे, कोर्सेज करेंगे, and they are now financially independent। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर आपने एजुकेट होना है तो सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थ्रू होना है। नो, यू कैन यूज़ द फैसिलिटीज़ वी हैव ऑफ टुडे। यही तो हमारे ऊपर एक बड़ा करम है अल्लाह ताला का कि आजकल ये जो डिजिटलाइजेशन है उसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो हर दिन सीखती हूँ, मैं तो अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ कि मैं हर दिन नई से नई चीज़ें सीखूँ और यंग बच्चों से सीखूँ कि क्या हो रहा है ताकि इंसान और भी अपने आप को डेवलप कर सके। यास्मीन, कोई मैसेज जो हमें बैठ के देख रही हैं ख़वातीन उनके लिए कि वो अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएँ जहाँ वो इंडिपेंडेंट हों, वो दूसरों के लिए कुछ कर सकें? एनीथिंग दैट यूड लाइक टू टेल देम? बिल्कुल, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न, ठीक है ना, टू बी ओपन टू लर्निंग, टू बी ओपन टू लर्निंग एंड टू ट्राई एंड लर्न थिंग्स। के ये कोई वो नहीं है कि अगर मैंने 30 साल ये नहीं करा तो अब मैं नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप हर उम्र पे सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अगर वो पैशन है टू लर्न एंड टू मूव फॉरवर्ड, यू कैन। एंड सेकंड चीज़ ये है कि हमारे अंदर बाय नेचर, एंड आई थिंक मे बी इस साउथ एशियन बेल्ट में एक प्रॉब्लम है। वो साउथ एशियन बेल्ट की प्रॉब्लम ये है कि हम हर वक्त दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी फैमिली हो, गवर्नमेंट हो, इदारा हो, कोई भी हो। नहीं, वाई ब्लेम? आप खुद देखो ना कि आप क्या कर सकते हो। वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो अगर हम सब अपना अपना कतरा डालें तो दरिया ही बनेगा ना। सही बात। ये इस फिलॉसफी पे दिस इज ज़बरदस्त। क्या करते हुए देख रहे हैं हम आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में, और ख़वातीन के लिए बहुत कुछ इरादे रखती हैं, मज़ीद क्या प्लान्स हैं आपके? बिल्कुल, और बहुत कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह कहाँ देखना चाहती हैं ख़वातीन को? नहीं, ख़वातीन तो माशाल्लाह दे आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड, एंड बट ये है कि आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो चेंज हो, एंड उसकी जो है एक पॉजिटिव पाकिस्तानी विमेन की पॉजिटिव परसेप्शन मीडिया में जाए, इंटरनेशनल मीडिया में जाए, ताकि जब मीलों दूर लोग बैठे पाकिस्तान का सोचें तो वो कहें हाँ हम फ़लाँ खातून को उधर से बुलाते हैं, जहाँ फ़लाँ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को बुलाते हैं, फ़लाँ बिजनेस वुमेन को बुलाते हैं, एंड हमारा नाम बुलंद हो। सही बात, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच यास्मीन। आई रियली होप जिस तरह आप इस मिशन को अपना मिशन बना लिया है आपने, और पाकिस्तान को अपना एक मिशन बना लिया है, उसी तरह और भी ख़वातीन और मर्द हज़रात भी बिल्कुल देखें। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स आप हमारे शो पर आई। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ख़वातीन और मर्द दोनों मिलकर ही इस मुआशरे को संभाल सकते हैं, और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मर्दों को है, तो ख़वातीन को चाहिए कि बैठकर उनसे बात की जाए, या फिर ख़वातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ात है मर्दों को लेकर बैठकर बात की जाए ताकि मिलकर चल सके। तो ये हो गई हमारी बात। अब मौसम की तरफ, अब मौसम का ये थोड़ा आखिरी हम अहवाल दे दें। फरवरी का आगाज़ हो गया है, मौसम की तरफ देखते हैं। हमारे पास सरदार सरफराज चीफ मेट हमारे साथ होंगे जी, मौजूद है। उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है भाई सूरत हाल। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? मिजाज बखैर, सब ठीक ठाक, चंगा भला? बताइए सरदार साहब, क्या होने जा रहा है, क्या मौसम देखते हैं हम आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची का तो अब मौसम जो है रात अभी ठंडी है, लेकिन दिन में तो उतनी सर्दी नहीं है कराची में, और अब ग्रेजुअली और भी कम होती जाएगी। लेकिन अगले चंद दिन यानी 4 से 5 दिन तक, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता आप कह सकते हैं कि अभी रात का टेम्परेचर इसी 12 से 14 की रेंज में, अगले 2 दिन तो 10 से 12 की रेंज में, और फिर 12 से 14 की रेंज में रहेगा। तो इसका मतलब है कि रातें निस्बतन सर्दी रहेगी अभी एक आध हफ्ते तक, और उसके बाद चेंज होता जाएगा ज़ाहिर है। और दिन में तो अब अच्छी खासी तेज़ धूप हो जाती है, अगर हवाएं ना चले तो फिर मौसम दिन में तो सर्द नहीं है।
और बाकी सिंध में भी दिन का मौसम ठीक है, लेकिन रातें अभी ठंडी हैं। यानी लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की तरफ तो 4 से 6 की रेंज है। इसी और तरह पंजाब की तरफ भी जरा चाहिए, पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज का भी अहवाल बताइए हमें। उधर तो अभी सर्दी है जी, उधर तो फरवरी के आखिर तक सर्दी रहती है, आपको पता है पंजाब में, और खासकर जो आपके पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो फरवरी के आखिर तक बल्कि मार्च के वस्त तक एक तरह से कुछ ना कुछ ठंड रहती है। अब आगे इम्कान है कि 10 से 12 फरवरी के दरमियान एक बारिश का स्पेल जो बलूचिस्तान के भी चंद इलाकों में और फिर KP और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद वगैरह और मरी साइड पे कुछ बर्फबारी भी हो सकती है। उसके साथ साथ बारिश भी उधर मुतवक्की है। तो जाहिर है कि इस स्पेल के बाद फिर कोल्ड एयर उसको फॉलो करती है, तो फिर सर्दी, इसका मतलब है कि सर्दी कम होने जा रही है। सरदार सरफराज चीफ मेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वेदर दी। जनाब, तो हम शो का इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। दैट आपको जो सारी चीज़ें हमने आज कवर करके बताई, स्पेशली विमेन लीडर समिट और विमेन एम्पावरमेंट की, वो आप अपने दिल में रखें और उससे लर्निंग को ओपन रखें। एक बार फिर मुझे और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन पर। अपना फीडबैक देते रहिए। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।